क्या आपको पता है दिसंबर 2022 में पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिला। ग्लोबल वार्मिंग जैसी बातें जिनके बारे में हमने अभी तक सिर्फ सुना ही था, अब धीरे धीरे वो टाइम शुरू हो गया है जब हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैरसिटी जैसी सिचुएशंस को फेस करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जिन महीनों में ठंड हुआ करती थी उन महीनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है और गर्मियां फरवरी और मार्च में एवरेज से जितनी ज्यादा देखने को मिली उतनी गर्मी मई महीने में नहीं हुई। ये क्लाइमेट का शिफ्ट कितना अजीब है। एल नीनो और ला नीना अक्सर न्यूज में रहते हैं। ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं? अगर आपको भी इस मिस्ट्री को मेरे साथ डिकोड करना है तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। Climate change. That word is everywhere at the moment. वैसे इंडिया एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहां पर साल में तकरीबन सभी मौसम देखने को मिलते हैं और जनरली यहां का क्लाइमेट गर्म है। नॉर्मल कंडीशन में यहां सर्दियां दिसंबर और जनवरी में पीक पर रहती हैं। ठंड के साथ साथ मौसम में नमी भी होती है, बल्कि मॉनसून के बाद ये सीजन सेकंड हाईएस्ट वेट सीजन होता है। पिछले 3 सालों से इंडिया में एबनॉर्मल विंटर्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर ड्राई एंड हॉट विंटर्स की कंडीशंस को रिकॉर्ड किया गया। 2020-21 में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स देखने को मिले, खासकर कि दिसंबर 2022 पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा और इस साल के शुरुआती महीने जनवरी और फरवरी में एवरेज से लगभग 76% कम बारिश हुई। नतीजा एग्रीकल्चर सेक्टर में नुकसान देखने को मिला। ये जो विंटर रेनफॉल है इसका राबी क्रॉप्स में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन में तब ओरिजिनेट होते हैं जब ट्रॉपिक रीजन से गर्म हवा पोलर रीजन से आती हुई ठंडी हवा के साथ मिक्स होती है और वहां पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिक से बाहर बनते हैं। वैसे तो ये स्टॉर्म्स पूरी साल चलते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये इंडिया में दिसंबर से अप्रैल के बीच ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली एक जेट स्ट्रीम सर्दियों में इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाती है और जेट स्ट्रीम्स बहुत ऊंचाई में साल भर ट्रेवल करती है, तो इसी जेट स्ट्रीम का सहारा लेकर ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी इंडिया में पहुंचती है। ये मेडिटेरेनियन रीजन से शुरू होती है और फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एंटर करती है। साल के बाकी दिन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से जाती है और तिब्बतन प्लेट्यू और चाइना तक पहुंचती है। इस जेट स्ट्रीम का शिफ्ट धरती का इसके एक्सिस पर झुके हुए होने की वजह से होता है। जैसा कि हमारी धरती अपने एक्सिस में एक तरफ झुकी हुई है तो सनरेज की पोजीशन भी पूरी साल चेंज होती रहती है। ये जेट स्ट्रीम मॉनसून के बाद इंडिया के नॉर्थ में अक्टूबर महीने तक पहुंच जाती है और फिर साउथ की तरफ शिफ्ट होती रहती है। आपने एल नीनो और ला नीना का नाम तो सुना होगा, जहां पर एल नीनो फेस में बारिश कम और ला नीना वाले फेस में बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। और कई बार यह देखा गया है कि जितनी ज्यादा बारिश ला नीना मॉनसून में करवाता है उतना ही ज्यादा सूखा विंटर्स में देखने को मिलता है। ये इस वजह से क्योंकि कई बार ला नीना इवेंट से वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस वीक पड़ जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ला नीना और एल नीनो को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये शिफ्टिंग फेनोमेना अब सर्दियों में भी कंटिन्यू हो रहा है। इस वजह से ये स्टॉर्म्स तिब्बतन प्लेट्यू, चाइना और इवन रशिया तक पहुंच रही है, जिसका मतलब जब हवा में नमी ही कम होगी तो हवा बारिश ही नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर नॉर्थ में ये ज्यादा शिफ्ट होगी तो ये अपने रास्ते में आने वाली वाटर बॉडीज से मॉइस्चर को पिक नहीं कर पाएगी और हवा में नमी नहीं होगी। पिछले 3 साल से ला नीना का फेस चला हुआ है और इस वजह से जब वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस वीक हैं तो सर्दियों में बारिश भी कम ही देखने को मिल रही है। इन फ्यूचर इस वजह से मॉनसून पर भी इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा, जहां इंडिया में मॉनसून की वजह से 80% रेनफॉल होती है,
क्योंकि ज्योग्राफी में हर फैक्टर दूसरे फैक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो जब एक फैक्टर पर असर देखने को मिलता है तो दूसरे फैक्टर पर भी उसके नतीजे दिखाई देते हैं। जैसे एल्बिडो इफेक्ट, जहां पर स्नो मोस्ट ऑफ द सन रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे बर्फ के नीचे मौजूद धरती गर्म नहीं होती और हाई माउंटेन्स में बर्फ पिघलती नहीं है। वैसे तो हिमालय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए एक बैरियर का काम करता है, लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर से ही विंटर रेनफॉल या स्नोफॉल करवाना शुरू कर दे तो इससे तिब्बतन प्लेट्यू उतना गर्म नहीं रहेगा जितना उसे होना चाहिए, जिस वजह से जितना ड्राई एरिया आज तिब्बतन प्लेट्यू है उतना ही ड्राई इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया बन सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के डायरेक्टर एपी डिमरी का कहना है कि आर्कटिक पोलर रीजन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से समर सीजन में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है। नतीजा, इसकी वजह से हम जो रेनफॉल विंटर्स में देखने को मिलते थे वो अब समर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब विंटर्स में ये जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ की तरफ कुछ ज्यादा ही शिफ्ट हो रही है और समर्स में जरूरत से ज्यादा साउथ की तरफ आ जाती है। ओवरऑल इससे इनडायरेक्टली मॉनसून साइकिल पर असर पड़ने वाला है। जितनी भी बातें हमने अभी तक की हैं, एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने अभी तक सिर्फ मेजर विंड सिस्टम को ही डिस्कस किया है, लेकिन हर एरिया में एक लोकल विंड सिस्टम भी काम करता है जो लो हाइट पर रहता है। इसीलिए तो किसी एरिया पर मेजर और माइनर दोनों विंड सिस्टम का मिला जुला असर देखने को मिलता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कोई भी वेदर कास्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस ने कुछ हफ्तों पहले एक स्टेटमेंट में कहा कि 2023 से 2027 तक जो ये 5 साल का पीरियड रहेगा वो अभी तक का सबसे गर्म पीरियड होने वाला है, क्योंकि ये साल एल नीनो फेज का होने वाला है। मतलब मॉनसून में एवरेज से कम बारिश होगी और टेम्परेचर तब ज्यादा देखने को मिलेगा जब इसकी जरूरत नहीं होगी। एल नीनो और ला नीना को अगर आसान भाषा में समझना हो तो बेसिकली ये वर्ड स्पेनिश लैंग्वेज के हैं, जिसमें एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय और ला नीना का मतलब है लिटिल गर्ल। नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक में ट्रेड विंड्स इक्वेटर के नजदीक होते हुए वेस्ट की तरफ चलती है। ये अपने साथ साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ गर्म पानी को भी कैरी करती है। अब जब ये गर्म पानी फिलीपींस और इंडोनेशिया वाली साइड पर पहुंचता है तो वहां डीप ओशन से ठंडा पानी इस गर्म पानी को रिप्लेस करता है। इस दौरान डीप ओशन से न्यूट्रिएंट्स भी सरफेस तक पहुंच जाते हैं। इसे अपवेलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से आसपास की सभी मछलियों को यहाँ पर खाना अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, तो सभी इकट्ठा होना शुरू कर देती हैं और इससे एक बहुत बड़ा फिशिंग पॉइंट बन जाता है। एल नीनो के केस में ये ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं और गर्म पानी साउथ अमेरिका की तरफ वापस हट जाता है। लेकिन ला नीना के केस में ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपने साथ ज्यादा गर्म हवा को एशिया की तरफ अपने साथ लाती है। और इस इवेंट में आप इतना समझ लीजिए कि फिशिंग आसान होने के साथ साथ और भी ज्यादा हो जाती है। और इन तीनों कंडीशंस को जब एक साथ डिफाइन करना हो तो एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन एनसो कहा जाता है। एल नीनो इवेंट को तो साइंटिस्ट ने 1920 में ही समझ लिया था, लेकिन ला नीना फेनोमेना को 1980 में डिस्कवर किया गया था। एल नीनो पूरी दुनिया में वार्मिंग इफेक्ट डालता है, जबकि ला नीना इसे ठंडा करने का काम करता है। अगर किसी एक दशक की बात करें तो सबसे गर्म साल एल नीनो फेज में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी तक का सबसे गर्म साल 2016 को रिकॉर्ड किया गया है, इतना कि इसे गॉडजिला एल नीनो का नाम दे दिया गया। अब आने वाला मौसम कैसा होगा, क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम तो सिर्फ डेटा और रिसर्च के बेसिस पर ही डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।